मैंने क्या टॉपिक पढ़ा था थ्योरी का, आई होप आपको पता होगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये पढ़ा था क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, उसको अच्छे से कर लेना कवर आप, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत चांसेस उसके आने के। ओके, आई होप शायद आपने उसके बाद सैटरडे को फैटी एसिड सिंथेसिस से पढ़ लिया है। काम चालू देख लीजिए। क्यों पता नहीं था क्लास में? तो मैं बोला हुआ है कि क्लास में बेटा आगे बैठ दो, बेटा गेट बंद करो। तो बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे अपन, लास्ट में जो पढ़ा था, उसके बाद आपने फैटी एसिड सिंथेसिस भी पढ़ चुके हो आप, और कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है क्या? ये पढ़ा ना, तो आज कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पढ़ा है आपने, है ना? तो बीटा ऑक्सीडेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मुझे आंसर देने, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इधर से कोई भी दे सकता है आंसर, बताइए मुझे। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? इधर से एनीवन? एसिटाइल कोएंजाइम, वेरी गुड। इधर से बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटाइल कोएंजाइम एंड असाइल कोएंजाइम? किसी को नहीं पता? बताएगा क्लास में? तुम बोल रहे हैं नहीं बताया, याद आ रहा है कुछ? एसिटाइल वर्ड यूज करते हैं कितने के लिए? 2 कार्बन फ्रेगमेंट के लिए, और असाइल वर्ड मतलब एल्किल वर्ड बोला था, तो पता लग गया। असाइल मीन्स कितने भी कार्बन का हो सकता है, while acetyl coenzyme is 2 carbon fragmented coenzyme. Okay, how many ATP are synthesized? क्वेश्चन तो पूछना था। इन ऑक्सीडेशन ऑफ palmitic acid 106 108 106 नेट एटीपी, है ना? क्योंकि 2 एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है इन द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। याद आ रहा है कुछ पढ़ा था? और रेगुलेटरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं बीटा ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करने वाले? जल्दी बताइए, बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड, वेरी गुड। और हार्मोन्स कैसे करते हैं? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन increases the free fatty acid, that's why they promote or inhibit the beta oxidation, promote obviously क्योंकि फ्री फैटी एसिड ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये आप उसमें से लगा सकते हैं जिसमें फैटी एसिड सिंथेसिस में भी है ना, हार्मोन्स वाला। ओके, समझ में आ गया? फैटी एसिड सिंथेसिस जो बाद में पढ़ा टॉपिक, जस्ट उसका अपोजिट ही है, बस उसमें फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। और आज आपने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोडक्ट क्या बना? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में बना ना, कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन से क्या क्या मिला आपको? बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड? बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड? पहले बाइल एसिड बने, देन बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और विटामिन डी एंड थायराइड हार्मोन, वेरी गुड। तो आज जो अभी पढ़ने वाले अपन 3 to 4 वाली क्लास में, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसको आपको अपने अपने रिकॉर्ड में नोट करना है, अभी नोट नहीं करना है, जो आपको मैनुअल दिया गया है ना इसकी गुप्ता वाला,
500 वाला दिया गया, मतलब आपको बताया गया है, आपने परचेज किया होगा वो आई होप, तो उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने उसी में से बनाया ताकि आपको नोट ना करना पड़े, वहां पे आप नोट कर सकते हो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। और इसमें सुन लो मेरी बात, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रिंसिपल आपको इधर लिखना है और बाकी चीजें इधर लिखनी है, एक साथ लिख सकते हो पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? देखो क्रोमेटोग्राफी का मीन क्या हुआ? क्रोमेटोग्राफी काम क्या आती है? इट इज अ टेक्निक। और कोई बताइए, आप लोग बताया अभी इन्होंने, इसी तरह से और कोई किस चीज की टेक्निक है ये? टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स का कोई मिक्सचर तैयार किया है, अब उस मिक्सचर में से उनको डिफरेंशिएट करना है, सेपरेट करना है, तो उसकी टेक्निक का नाम है क्या? क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। तो क्योंकि ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, तो इसलिए आपको रिकॉर्ड में नोट करना है। अभी आपका आई थिंक प्रोटीन का नोट किया हुआ है आपने, है ना, रिकॉर्ड में लास्ट। उसके बाद आपको यूरिन के नोट करना है, अभी इसको रफ में नोट कर लेना, और फिर यूरिन वगैरह होने के बाद में कर लेना इसको, है ना, क्रोमेटोग्राफी को फेयर, ओके। पर रफ में नोट जरूर कर लेना है। किसी के पास मैनुअल ना हो तो वो एक दूसरे से शेयर कर लेना। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ क्रोमेटोग्राफी? जैसा मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, उसी तरह से इसको एम डिफाइन कर सकते हैं अपन, टू सेपरेट द इंडिविजुअल अमीनो एसिड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब केवल अमीनो एसिड ही सेपरेट नहीं करते, और भी चीजें सेपरेट कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे जो करने वाले हैं अपन एग्जांपल के थ्रू, तो दैट इज अमीनो एसिड सेपरेशन। बाकी आप लिपोप्रोटीन्स भी सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी सेपरेट कर सकते हैं, और भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी सेपरेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? अमीनो एसिड वाला एग्जांपल लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर देखें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो इट इज अ technique that is used for the separation and identification of the small chemical substances by moving solvents. It may be on sheets or strips of the filter paper. Filter paper कौन सा? Boltzmann filter paper. Now comes to the principle. तो जो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है उसी में अपन ने बात करी कि देयर आर टू फेजेस, stationary phase and mobile phase. So the distribution of a substance in a given biphasic solvent system, it is a constant at given temperature. तो जो constant है उसको नाम दिया यहाँ पे क्या? KD, K for constant, D for distribution. तो उसको KD से डिनोट किया है, और ये क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन टू फेजेस, बोथ फेजेस, stationary and mobile phases. So this is the formula to get the KD, that is concentration of the substance in solvent A divided by concentration of the substance in solvent B. तो इस तरह से आप KD निकाल सकते हैं। Then due to this difference in KD values of the various components of a mixture, their mobility in two phases differ. क्योंकि दो अलग अलग solvent और दो अलग अलग phases है, तो इनकी मोबिलिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। तो जो वो डिफरेंस है उसी की वजह से केडी की वैल्यू आपको मिलती है। तो अ मेजर ऑफ दिस मोबिलिटी इज कॉल्ड आरएफ वैल्यू, और जो मोबिलिटी को मेजर करते हैं उसको डिनोट करते हैं अपन आरएफ से। आरएफ मीन्स रिटेंशन फैक्टर, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस मीन्स अपन ले रहे हैं अमीनो एसिड, है ना, तो वो हो जाएगा, और सोलवेंट अपन जिस चीज का भी सोल्यूशन तैयार, सोलवेंट तैयार करेंगे।
तो सब्सटेंस की बात करें तो अ सब्सटेंस विच इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोबाइल फेज विल माइग्रेट मोर, यानी कि जो दो फेजेस की बात की अपन ने, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। लास्ट टू बेंचेस बॉयज, प्लीज कंसंट्रेट हियर। यहाँ पे आना है क्या आपको? इस बार आवाज नहीं आना चाहिए। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बात करें तो जो मोबाइल फेज में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा जो सब्सटेंस, वो ज्यादा माइग्रेट करेगा, वाइल स्टेशनरी फेज में जो ज्यादा होगा वो कम माइग्रेट करेगा। तो इस तरह से अपन उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी distribution. This will lead to their separation. Hence, when a mixture reacts with two immiscible phases, its components distribute themselves differentially according to their Kd value, and it leading to their different migration and RF value. तो जो अपन ने अभी Kd वाला फॉर्मूला देखा, RF वाला फॉर्मूला देखा, उसके अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको कंपेयर करेंगे। अभी करने वाले अपन प्रोसीजर पूरा ये। तो दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जो अपन ने डेफिनेशन में देखा था, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी RF वैल्यू एंड Kd वैल्यू। तो एसिड और बेस को भी ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आयोनाइजेशन मोर होगा। तो अगर टाइप्स की बात करें तो द मेजर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर प्लेनर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर वाले में अपन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे एक पेपर को या ग्लास को या प्लास्टिक को, है ना, तो वो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी हो गया। इसमें भी वही दो फेजेज होगी, स्टेशनरी और मोबाइल फेज होंगी। और इसमें जो ये अपन यूज कर रहे हैं पेपर, ग्लास और प्लास्टिक, तो इसको थिन लेयर मटेरियल जैसे कि सिलिका जेल के थ्रू कोट करेंगे और देन इसको आगे प्रोसेसिंग करेंगे और इसको अलग नाम दिया गया, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। द मोबाइल फेज सोलवेंट देन मूव्स ओवर द स्टेशनरी फेज। नाउ कम्स टू द सेकंड टाइप, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आपने टेस्ट ट्यूब देखी है, टेस्ट ट्यूब जस्ट लाइक कॉलम, है ना, शेप। So the inert particles coated or chemically bonded with stationary phase are packed in a glass tube or column. The mobile phase is then passed through column depending on the gas or liquid mobile phase. अब गैस अगर यूज कर रहे हो आप तो वो क्या हो जाएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी, और अगर लिक्विड यूज कर रहे हो तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसी के बेस पे एक और होती है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की होती है। So depending on the gas or liquid mobile phase, this is called gas or liquid chromatography, and the physical or chemical basis of the differential distribution of mixture components in two phases. और इसके बेस पे इनको 4 सब टाइप्स में बता सकते हैं अपन। जैसे कि एक है एडजॉर्प्शन की, अगर प्रॉपर्टी को देख रहे हो आप तो एडजॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट के बेस पे क्या रखा, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी ऑफ सोल्यूट अगर लिया तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे उसे। आयनिक बाइंडिंग अगर देखी गई तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और अगर पार्टीशन किया दोनों फेजेस के बीच में तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो these are the सब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाउ यूजेस, तो यूजेस एक तो डेफिनेशन में हो गया, क्या, कार्बोहाइड्रेट हुआ, अमीनो एसिड है, लिपिड हुए या अदर लिपोप्रोटीन्स वगैरह, इनको सेपरेट करने में, हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, अदर मेटाबोलाइट्स, इनको सेपरेट करने में क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई मेनी इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो जो बाय बर्थ डिजीजेज हो रही है उनमें देखा जाता है कौन सा सब्सटेंस, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, कौन सा सब्सटेंस नहीं बन पा रहा है, नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, और कहाँ पे ब्लॉक हो रही है कौन सी रिएक्शन, इसको देखा जाता है। तो HbA1c इज एस्टिमेटेड एंड थैलेसीमिया इज डिटेक्टेड बाय HPLC। HPLC भी बताया था हमने, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
तो उसकी हेल्प से हम HbA1c को एस्टिमेट कर सकते हैं और थैलेसेमिया को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दीज वर द यूजेस। नाउ सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफ। अब प्रोसेस देख लेते हैं। तो इस प्रोसेसर के लिए किस किस चीज की जरूरत है, पहले तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं अपन। तो एक चाहिए अपना को वॉट्समैन फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर को लेके अपन उसकी स्ट्रिप्स प्रिपेयर करेंगे, और इन स्ट्रिप्स की जो साइज होगी दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो इस साइज की अपन स्ट्रिप तैयार करेंगे फिल्टर पेपर की। देन एक और रिक्वायरमेंट क्या है, लेड पेंसिल मार्क करने के लिए। देन टेस्ट ट्यूब विद वेल फिटिंग कॉक्स, रबर स्टॉपर और स्प्लिट इन द मिडिल। मतलब एक कॉक्स लेंगे जो टेस्ट ट्यूब को कवर कर देगा, पैक कर देगा, और उसमें एक स्प्लिट कर देंगे, अभी दिखाएंगे आपको। और एमिनो एसिड मिक्सचर चाहिए। और एमिनो एसिड मिक्सचर में क्या कौन कौन से एमिनो एसिड का मिक्सचर चाहिए अपने को, ग्लाइसिन एंड ल्यूसीन, ठीक है। और इस रेशियो जरूर याद रखना 2:1। सोलवेंट की कैसे प्रिपेयर करना है, सोलवेंट मिक्सचर को एक ब्यूटानॉल लेंगे, एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर इन द रेशियो ऑफ 12:3:5। ओके, इस तरह से सोलवेंट प्रिपेयर करेंगे। नाउ ग्लास कैपिलरीज। तो ग्लास कैपिलरीज भी ले सकते हो, आजकल तो ऑटो पिपेट का टाइम है, तो ऑटो पिपेट ले लेंगे अपन। कितनी उसमें मेजरमेंट सेट कर सकते हैं अपन, आपने किया भी होगा लैब के अंदर। ऑटो पिपेट में 1 to 5 माइक्रोलीटर सेट करने के बाद उसको यूज कर सकते हो आप। और एक मीन हाइड्रीन सॉल्यूशन, वो क्या काम आएगा वो बताएंगे प्रोसीजर में, लास्ट में उसमें डिप करके रखना होता है। तो मीन हाइड्रीन सॉल्यूशन चाहिए 0.1%। तो आप देख सकते हो ये फिल्टर पेपर बताया, वोटमैन फिल्टर पेपर। इस तरह से अपन ने 1.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ का अपन ने स्ट्रिप तैयार किया, और लेड पेंसिल से अपन ने इसको मार्क कर लिया ये यहाँ पे इस तरह से। और जो कोक यूज किया है, इस कोक को अपन ने इस तरह से यहाँ पे पेपर इसमें स्टक करने के लिए, पेपर ताकि इसमें फिक्स हो जाए ये स्ट्रिप, इसलिए इसको इस तरह से प्रिपेयर किया है। तो इस पेपर को अपन ने, इस स्ट्रिप को अपन ने कोक में इस तरह से फंसाया, और फिर यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से पैक किया अपन। ओके, इज इट क्लियर? इस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपने को। नाउ प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए, देन प्रोसीजर पे आते हैं। तो टेक अ शीट ऑफ वॉट्समैन फिल्टर पेपर, कट इट इनटू स्ट्रिप्स विद क्लीन एंड ड्राई हैंड्स। अगर ग्लव्स यूज करो तो ज्यादा बेटर है। मार्क अ लाइन विद अ लेड पेंसिल। अब ये जो मार्क करने का भी एक फिक्स पॉइंट है, कहाँ पे, स्ट्रिप के एक एंड से 2.5 सेंटीमीटर एबो। ऑल्सो मार्क दीज स्ट्रिप्स एज 1 2 3। तो 3 स्ट्रिप लिए अपन ने, तीनों को मार्क कर लो 1 2 3। टेक 2 ml ऑफ सोलवेंट इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस देम इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक में अपन केवल ग्लाइसिन, दूसरे में ल्यूसिन, और तीसरे में दोनों का, है ना, दोनों का ले लेंगे। क्लियर? तीनों टेस्ट ट्यूब में उनको लगा दिया अपन, तीनों स्ट्रिप्स को। देन अप्लाई 1 to 2 माइक्रोलीटर ऑफ एमिनो एसिड मिक्सचर। अब जो अपन ने 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क किया है, वहां पे एक सेंटर में स्पॉट लगाएंगे, किसका, एमिनो एसिड मिक्सचर का, इन द सैंपल ऑन द मार्क्ड लाइन ऑन द स्ट्रिप नंबर 3। एंड सिमिलरली अप्लाई प्योर ग्लाइसिन एंड ल्यूसिन सॉल्यूशन ओनली ऑन स्ट्रिप 1 and 2। तो वही बताया था मैंने कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट स्ट्रिप लगाइए, उसमें अपन ओनली ग्लाइसिन, सेकेंड ल्यूसिन का स्पॉट लगाएंगे, और थर्ड में दोनों के मिक्सचर का स्पॉट करेंगे अपन। नाउ जेंटली पुट द अदर एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप इनटू द स्लिट। अब ये मार्क करने के बाद अपन ने उसको कोक में लगा दिया स्ट्रिप को। देन केयरफुली लोअर द कोक कैरिंग द पेपर, उस तरह से पैक कर देंगे। कुल मिला के वही चीजें हैं ये। नाउ जेंटली स्टॉपर और कोक द ट्यूब, ऑफ कर दिया उसको। देन एंश्योर दैट द पेपर स्ट्रिप हैंग्स वर्टिकली। अब जब इसको लगाएंगे अपन, तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिप टेस्ट ट्यूब के कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोक की, जो कोक के अंदर फिक्स होना चाहिए।
to begin with, the level of the solvent in the tube should touch the edges of the paper strip, but it should remain below the amino acid mixture spot. लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो स्पॉट रहे वो बिल्कुल सेंटर में रहे, और ये जो स्ट्रिप है ये लास्ट जो नीचे सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप होना चाहिए. तो लीव द ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड इन द स्टैंड फॉर 45 मिनट टू 1 आवर, और अप्रोक्सीमेट 1 आवर के लिए इसको अपन टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देंगे. इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो फिल्टर पेपर के थ्रू ऊपर आने लगेगा. रिमूव द स्ट्रिप एंड मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड ड्राई इट इन एन हीट ओवन एट 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 15 मिनट. तो जो अपन ने वो सब कुछ कर लिया, 1 आवर के लिए उसको रख भी दिया, फिर उसको हटा के देखेंगे और उसको अपन एक हीट ओवन जो होता है उसके अंदर रखेंगे कितनी देर के लिए, 10 to 15 मिनट, और उसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं 100 डिग्री के अप्रोक्सीमेट. इस तरह से उसको क्या ड्राई करेंगे आप. नाउ डिप उसको हटा दिया उसमें से, और फिर उसके बाद नीन हाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से डिप करेंगे और फिर दोबारा से ड्राई करने वाले अपन. अपीयरेंस ऑफ द पर्पल स्पॉट्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड. उसके बाद में अगर हम जब देखते हैं उसको ड्राई करने के बाद, नीन हाइड्रेशन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, ड्राई करने के बाद देखेंगे तो पर्पल कलर के स्पॉट्स अपने को देखने को मिलेंगे, और उन जो स्पॉट्स देखने को मिले उनको हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे, और RF का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू हम कैलकुलेट भी करेंगे. तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये यहाँ पे अपन ने तैयार किया. तो ये केवल ग्लाइसिन वाला है, और ये जो सेकंड टेस्ट ट्यूब में ल्यूसीन का ये अपन ने, और थर्ड वाले में ल्यूसीन एंड ग्लाइसिन दोनों का, है ना. इस तरह से किया अपन ने परफॉर्म. और फिर उसके बाद में देखा तो ये जो स्पॉट मिला ग्लाइसिन वाले पे वो यहाँ पे, और ल्यूसीन वाले पे यहाँ. अब अपने को ये तो पता है ये ग्लाइसिन और ये ल्यूसीन है, लेकिन ये तो मिक्स है, तो इसको अपन इससे कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा दिस स्पॉट इज फॉर ल्यूसीन एंड दिस वन फॉर ग्लाइसिन. तो इस तरह से अपन ने क्या किया, सेपरेट कर दिया ना दोनों अमीनो एसिड. तो दिस इज द पेपर क्रोमेटोग्राफ. तो टेक्निक पता लगी क्रोमेटोग्राफी में क्या किया ये अपन ने. अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो ये डिस्टेंस है इसको मेजर करेंगे, ग्लाइसिन यहाँ तक है और ये यहाँ तक, इस तरह से डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, और RF वैल्यू को फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे. तो RF वैल्यू ऑफ ग्लाइसिन भी देखेंगे, RF वैल्यू ऑफ ल्यूसीन भी देखेंगे, और फिर मिक्स वाले की भी देखेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे. तो क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो डन यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास चैम्बर. अब ये तो अपन ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर किया है. एक और तरीका है इसको करने का, एक रेक्टेंगुलर ग्लास चैम्बर होता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. सेम प्रिंसिपल रहेगा, सेम मेथड रहेगा, और रिएजेंट भी सेम रहेगा, बस ये जार इस तरह का रहेगा. ओके, तो यहाँ पे सोलवेंट रहेगा इस तरह से. ये इसको पेपर को अपन ने फिक्स कर दिया है यहाँ पे. ये टच नहीं होना चाहिए इसकी वॉल से. ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी पेपर क्रोमेटो. तो इसको अपन देखो अलग अलग डिसऑर्डर में यूरिन के अंदर सब्सटेंस हो सकता है. जैसे कि अगर आपने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आप आगे पढ़ने वाले हो, फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ने वाले हो, है ना, MSUD मेपल सिरप यूरिन डिजीज पढ़ने वाले हो, तो इनमें क्या होगा, यूरिन के अंदर सब्सटेंस को चेक किया जाता है. ग्लाइसिन यूरिया देखोगे आप आगे जाके, टायरोसिनेमिया वगैरह. तो इनके अंदर जो यूरिन है उसको भी चेक कर सकते हैं वाया पेपर क्रोमेटोग्राफी. इस तरह से ये भी इसके एप्लीकेशन. थैंक. तो आपको नोट करने हैं ये सारे, ये जितने भी सब चीजें बताइए सब उस मैनुअल में अवेलेबल है. आपको ये सारे डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है. इस तरह से पूरा सब कुछ कर लेंगे. अटेंडेंस चेक कर लेते हैं एक बार.